हेलो। जा रहा है हाँ। आवाज? जा रहा जाएगा। है ना? चलिए शुरू करते हैं। तो एमसीक्यू सेशन करता है, इस टाइप का क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम में। ठीक है? छोटा है, जस्ट आपको फॉर्मूलाज पता होना चाहिए, आप आसानी से कर सकते हैं। ओके। यहाँ पे क्या बोल रहा है? व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विथ लेंथ 2 सेंटीमीटर एंड विड्थ 5 सेंटीमीटर? दैट मीन्स ये आपका एक रेक्टेंगल है। जिसका लेंथ हमको दिया हुआ है, लेट्स से 12 सेंटीमीटर, एंड विड्थ हमको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। अभी यहाँ पे हमको एरिया पूछ रहा है, हो सकता है लाइक आपका पेरीमीटर से रिलेटेड हो, है कि नहीं? तो एरिया क्या होता है? सिंपली लेंथ इंटू विड्थ। हाँ, यहाँ पे हमको लेंथ दिया हुआ है, विड्थ दिया हुआ है, जस्ट यूज किए 12 इंटू 5, कितना हो जाएगा? 60। एंड ये आपका यूनिट क्या होगा इसका? सेंटीमीटर स्क्वायर ना? सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है क्या? अगर हमको वही पेरीमीटर अगर पूछता तो अगर ये हमसे पेरीमीटर पूछता तो पेरीमीटर हो जाता है इसका 2 इंटू L+B। सिंपली अगर पेरीमीटर पूछता तो दैट मीन्स 2 इंटू 2L+5, कितना हो जाएगा? 32। 34। लेकिन हमको सिर्फ एरिया पूछा है, तो हम लोग का आंसर क्या होगा? सिंपली ऑप्शन ए से। ऑप्शन ए हमारा आंसर है। नेक्स्ट देखता है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? A triangle has base of 10 centimeter and height of 6 centimeter. What is its area? ट्रायंगल का हमको बेस दिया हुआ है एंड हाइट दिया हुआ है। बेस एंड हाइट जब हमको पता है तो इसका एरिया क्या होता है? ट्रायंगल बेसिकली आपका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। जस्ट वैल्यूज को डालिए। बेस है आपका 10 सेंटीमीटर, हाइट है आपका 6 सेंटीमीटर। 5 ना? 5 इंटू 6 कितना होता है? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ भी ऑप्शन ए हो जाएगा।
है कि नहीं? ठीक है क्या? ओके, नेक्स्ट ऑप्शन ए करेक्ट है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। नेक्स्ट क्या है आपका? व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल विथ रेडियस 7 सेंटीमीटर? ओके, नाउ यहाँ पे ध्यान देना, ये क्या है, लाइक आपको पाई के टर्म में दिया, दैट मीन्स आपको जस्ट पाई को इंक्लूड करना है, उसका वैल्यूज को नहीं डालना है। एंड हमको क्या पता है एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल सिंपली पाई आर स्क्वायर, रेडियस के टर्म में। रेडियस हमको कितना दिया? 7, तो दैट मीन्स पाई इंटू 7 स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होता है आपका? 49 पाई। एमसीक्यू टाइप में लाइक इस टाइप से पूछ सकता, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सिंपली 49 पाई। वही अगर हमसे इसका पेरीमीटर अगर पूछता तो, अगर थोड़ा पेरीमीटर भैया पूछता तो क्या? थोड़ा लेट होगा, हाँ, हाँ 8:30 ऐसे हो जाएगा, 8:30 ऐसे हो जाएगा। हाँ हाँ नहीं इसको हम, हाँ 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 होगा होगा। है? यही अगर हमको इसका पेरीमीटर पूछता तो क्या होता? अगर पेरीमीटर पूछता तो सिंपली पेरीमीटर कितना होता? 2 पाई आर। अगर पेरीमीटर पूछता तो ये हो जाता आपका 2 इंटू 7 इंटू पाई, दैट मीन्स 14 पाई। अगर पेरीमीटर पूछता है तो पाई के टर्म में। लेकिन यहाँ पे हमसे एरिया पूछा, तो एरिया सिंपली हो जाएगा आपका 49 पाई। ध्यान देना है, ठीक है ना? नेक्स्ट 49 पाई यहाँ पे जस्ट हमको मिल रहा है ना। अगर हमको पाई का वैल्यू दिया होता और अगर लेट से आपसे उसका वैल्यूज दे के पूछता, तो लाइक हम जस्ट पाई का वैल्यू अगर हम यहाँ पे यूज करेगा तो हमको 153.94 सेंटीमीटर स्क्वायर के आसपास मिलेगा। ठीक है क्या? नेक्स्ट देखता है, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब विथ साइड लेंथ 4 सेंटीमीटर? क्यूब दैट मीन्स क्या होता है? क्यूब लाइक आपका ऐसा फिगर है जिसका ऑलरेडी हमने देखा था सभी साइड इक्वल होता है। सभी साइड इक्वल होता है। यहाँ पे हमको ऑलरेडी बता दिया कि इसका साइड कितना है, 4 सेंटीमीटर। ओके, ये भी 4 है एंड ये भी 4 है। ओके, तो टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है ना, तो जस्ट एक को निकालिए। एक को निकालने के बाद सिंपली इसमें टोटल कितना एरिया होगा, कितना फेस होगा? ये एक फेस हो गया, ये दूसरा फेस हो गया, ये तीसरा फेस हो गया, एंड अगेन 3 फेस और है जो हमको नहीं दिख रहा है, दैट मीन्स टोटल 6 फेस है कि नहीं? तो सिंपली टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा इसका टी ए से 6 इंटू साइड स्क्वायर, साइड इंटू साइड, दैट मीन्स 6 इंटू 4 स्क्वायर। कितना होगा? 16 इंटू 6, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, 96 हो जाएगा। ठीक है ना? सी, ओके, यहाँ पे ये ऑप्शन गलत दिया है, 48 नहीं होगा, हमारा होगा
बी इंस्टेड ऑफ सी। ये स्टैंडर्ड बुक में भी सर्टेन मिस्टेक्स रहता है। ये क्वेश्चंस आपका बुक से ही लिया। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब विथ साइड लेंथ 5 सेंटीमीटर। सेम क्यूब का वॉल्यूम पूछ रहा है, जिसका साइड लेंथ हमको ऑलरेडी बता दिया। तो सिंपली वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है आपका साइड क्यूब, साइड टू द पावर 3। यहाँ पे क्या है, 5 इंटू 5 इंटू 5। ओके, कितना हो जाएगा, 5 इंटू 5 कितना होता है, 25। 25 इंटू 5 कितना होता है, 125 सेंटीमीटर क्यूब। लाइक ऑप्शन ए हो जाएगा। अगेन हो सकता है, ध्यान देना है, 125 सेंटीमीटर क्यूब आपका वैल्यू आ रहा है ना, हो सकता है वहां पे ऑप्शन में आपको कहीं 125 सेंटीमीटर स्क्वायर भी हो। तो वॉल्यूम होने से सीधा ध्यान देना है क्यूबिक यूनिट होगा, है कि नहीं। नेक्स्ट जैसे 125 क्यूब बता रहा है हमको। नेक्स्ट है आपका, सिलेंडर हैज रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स वॉल्यूम। ओके, इसका वॉल्यूम हमको निकालना है। सिलेंडर दैट मीन्स सिंपली अगर आप देखेगा तो सिलेंडर क्या है, इस टाइप का है, जस्ट लाइक अ सर्कुलर कॉलम जैसा। तो इसका वॉल्यूम दैट मीन्स बेस एरिया इंटू हाइट, इसका वॉल्यूम हो जाएगा आपका बेस एरिया इंटू हाइट। बेस एरिया क्या है, बेस एरिया के लिए हमको रेडियस दिया हुआ एंड हाइट हमको दिया हुआ। तो बेस एरिया तो क्या है, सिंपली एक सर्कल है, दैट मीन्स पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट एच। एंड अगेन यहाँ पे हमको पाई के टर्म में दिया, so दैट मीन्स पाई का वैल्यू आपको यूज नहीं करने से हो गया, दैट मीन्स पाई इंटू 3 इंटू 3 इंटू 10। 3 3 का कितना होता है, 9 इंटू 10, 90। दैट मीन्स 90 पाई सेंटीमीटर क्यूब ना, ऑप्शन है। तो जस्ट आपको अगर फॉर्मूला पता है इमीडिएटली हो जाएगा, ठीक है ना। एंड अगर हमको पाई का वैल्यू पुट करके कुछ पूछ रहा है, अगर ऑप्शन में लेते कुछ इस टाइप का दिया हुआ है, तो लाइक आपको जस्ट पाई का वैल्यू उसको पुट करना। पाई का वैल्यू पुट करने से लाइक आपको मिल जाएगा पाई, दैट मीन्स सिंपली आप कैलकुलेटर में पाई को यूज कीजिए 3.141, और डायरेक्टली वहां का जो इनबिल्ट पाई का फंक्शन है उसको यूटिलाइज कीजिए। ओके, नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। एंड अगेन हमको पाई के टर्म में पूछ रहा है ना? तो स्फेयर का फॉर्मूला क्या है हम लोग का, सरफेस एरिया स्फीयर जस्ट लाइक है, लाइक आपका सर्कल जैसा ही होगा, है कि नहीं, सर्कल जैसा ही होगा। तो 4 पाई आर स्क्वायर, इसको हम सरफेस एरिया को सिंपली टोटल सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमको रेडियस बता रहा है कितना है,
6 सेंटीमीटर है कि नहीं? तो दैट मीन्स कितना हो जाएगा? 4 इंटू पाई इंटू 6 इंटू 6 ना, दैट मीन्स 4 इंटू 36 इंटू पाई कितना हो जाएगा? 144 पाई। एंड क्योंकि ये हमको सरफेस एरिया पूछ रहा था दैट मीन्स सेंटीमीटर स्क्वायर, यही होगा ना? Right. See? ए, ऑप्शन ए। एंड अगर आपको लेट्स से डेसिमल में पूछ रहा है दैट इसका मतलब है कि लाइक वहां पे पाई का वैल्यू को डाल रहा है, तो जस्ट पाई का वैल्यू को डाल के देखना है क्या आ रहा है, और पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर विथ रेडियस 5 सेंटीमीटर? ओके, नाउ यहाँ पे आपको वॉल्यूम पूछ रहा है, तो वॉल्यूम दैट मीन्स क्या है? सिंपली फॉर्मूला ऑलरेडी हमने देख चुका है। वॉल्यूम है आपका 4/3 पाई आर क्यूब ना। एंड अगेन यहाँ पे पाई के टर्म में यूज कर पूछ रहा है, दैट मीन्स पाई का वैल्यू आपको नहीं डालना है, तो क्या हो जाएगा? 4/3 इंटू पाई इंटू रेडियस है आपका 5, दैट मीन्स 5 इंटू 5 इंटू 5। एंड हमको क्या पता है 5 का क्यूब कितना था? 4 इंटू 25 इंटू 5/3 पाई, दैट मीन्स कितना हो जाएगा? 25 इंटू 4, 25 इंटू 4 कितना हो जाएगा? लाइक आपका 100, 100 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 500। तो दैट मीन्स आपका हो जाएगा ये 500/3 पाई, 500/3 पाई। एंड अगेन यूनिट क्या है इसका? सेंटीमीटर, दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर क्यूब। सब लाइक विद इन फ्यू सेकेंड सॉल्व करने वाला प्रॉब्लम है, ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट। सी 500/3 पाई, अगर आपको लेट से ऑप्शन में पाई का वैल्यू डाल के कुछ डेसिमल में वैल्यू दिया है, वहां से भी आप निकाल सकता है, क्योंकि कैलकुलेटर आपका अलाउड रहेगा। अगेन यहाँ पे ऑप्शन आपका गलत है, ये ए होगा ना कि बी। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है, 500/3। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज द एरिया ऑफ सेक्टर विथ रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड एंगल 90 डिग्री? ये इंपॉर्टेंट है, एंड इसका डायरेक्ट यूटिलाइजेशन आपका सैनिटरी इंजीनियरिंग में होगा। इस टाइप का कुछ है। लेट्स से ये मेरा सर्कल हो गया, सेक्टर दैट मीन्स ये इसका सेंटर हो गया, ये इसका रेडियस हो गया, सेंट्रल एंगल हमको दिया हुआ कितना? 90 डिग्री। है कि नहीं? हमको ये एरिया पूछ रहा है, सेक्टर का एरिया पूछ रहा है, दैट मीन्स ये पोर्शन को, शेडेड पोर्शन को। हम्म? तो क्या था इसका फॉर्मूला? एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। एंड अगेन यहाँ पे आपको पाई के टर्म में पूछ रहा है, दैट मीन्स पाई का वैल्यू नहीं पुट करना है, तो क्या हो जाएगा? 90/360 इंटू पाई इंटू रेडियस कितना है? 10 सेंटीमीटर, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100 ना। तो ये 90 इंटू 4 कितना होगा? 360, 360 से 100 चला जाएगा आपका 25 टाइम्स, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा आपका? 25 टाइम्स।
25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर सेक्टर का एरिया। अगेन ऑप्शन ए 25 पाई। ठीक है ना? दिया, यस 25 पाई ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? ए कोन हैज रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड हाइट 9 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स वॉल्यूम? सिंपल है। अभी कोन ऑलरेडी हमने देखा था, कोन कुछ इस टाइप का है। हाँ, ये इसका रेडियस है। इसका वॉल्यूम हमसे पूछ रहा है। वॉल्यूम दैट मीन सिंपल है, वॉल्यूम इज इक्वल टू सिंपली 1/3 ऑफ बेस एरिया इनटू हाइट। तो 1/3 एंड अगेन यहाँ पे पाई के टर्म में पूछ रहा है। बेस एरिया क्या हो जाएगा आपका? पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट क्या है आपका? एच। जिस वैल्यूज को डालिए, 1/3 पाई इंटू आर है आपका 4। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। 4 इंटू 4 इंटू हाइट है हम लोग का 9। तो 3 3 टाइम जाने से 9 हो जाएगा। दैट मीन्स 16 इंटू 3 कितना होता है? 48 पाई। 48 पाई एंड अगेन क्या है? ये वॉल्यूम है, दैट मीन्स क्यूबिक यूनिट सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है ना? अच्छे, यस 48 पाई। अगेन यहाँ ऑप्शन में गलत दिया। ऑप्शन होगा आपका ए। ओके, यहाँ आंसर करेक्ट दिया बट ऑप्शन नंबर जो है वो गलत दिया। इसलिए बुक्स वगैरह देखने से भी वो मेन कॉन्सेप्ट को ध्यान देना है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। कभी कभी ऑप्शन गलत दे के रखता है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? ए पैरेललोग्राम हैज बेस 8 सेंटीमीटर एंड हाइट 5 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स एरिया? ओके, तो सिंपल है। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का अगर एरिया निकालना है तो सिंपली क्या है? बेस इंटू हाइट। ओके, सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये हो जाएगा आपका बेस इंटू हाइट। बेस है इसका 8 एंड हाइट है इसका कितना हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन ए आ रहे हैं ना? 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? ए बॉक्स हैज डायमेंशन 10 सेंटीमीटर बाय 4 सेंटीमीटर बाय 3 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स वॉल्यूम? सिंपल है, रेक्टेंगुलर बॉक्स है। रेक्टेंगुलर बॉक्स है, दैट मीन्स इस टाइप का है। सिंपल इस टाइप का बॉक्स है। तो इसका हमको वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका? वॉल्यूम इक्वल टू LBH। ओके, लेंथ है इसका 10 सेंटीमीटर इंटू बेस है इसका 4 सेंटीमीटर एंड हाइट है इसका 20 सेंटीमीटर। सिंपल।
कितना आ जाएगा? 12, लाइक 4 into 3 कितना होगा? 12, 12 into 10 कितना हो जाएगा? 120 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, सी 120 सेंटीमीटर क्यूब दिया है आपको। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? ए सिलेंडर हैज रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड हाइट 5 सेंटीमीटर। ओके, व्हाट इज इट्स टोटल सरफेस एरिया? नो, यहाँ पे आपको नहीं बोल रहा है कि ये ओपन है या होलो है कि नहीं? एंड अगेन हमको आंसर में क्या है? पाई के टर्म में दिया हुआ है, तो दैट मीन्स टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है हमसे। तो हम जस्ट यही मानेगा कि ये आपका राइट सिलेंडर है। ओके, टोटल सरफेस एरिया दैट मीन्स कर्व सरफेस एरिया प्लस आपका 2 सर्कल का एरिया हो जाएगा। ओके, तो टीए से क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया बेस एरिया दैट मीन्स बेस पेरीमीटर बेस पेरीमीटर प्लस सॉरी बेस पेरीमीटर इनटू हाइट प्लस 2 एरिया ऑफ 2 सर्कल ना, एरिया ऑफ 2 सर्कल। बेस पेरीमीटर कितना हो जाएगा? बेस पेरीमीटर हो जाएगा इसका 2 पाई r इंटू एच प्लस 2 पाई r स्क्वायर। तो यहां से अगर हम कॉमन लेगा तो क्या हो जाएगा? सी 2 पाई r मेरा कॉमन हो जाएगा। 2 पाई r अगर मेरा कॉमन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2 पाई r अंदर ब्रैकेट h प्लस r सिंपली ना। तो जस्ट वैल्यूज को डालिए 2 into पाई, क्योंकि हमको पाई के टर्म में ही पूछा है। रेडियस है इसका 2 सेंटीमीटर, हाइट है इसका 5 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा? बदमाश रूल को इंप्लीमेंट करना है, दैट मीन सबसे पहले हमको ब्रैकेट का अंदर वाला को करना है। 2 into पाई into 2, ब्रैकेट का अंदर वाला को करेगा तो कितना हो जाएगा? 5 + 2 7। ये कितना हो जाएगा? 4 पाई into 7 दैट मीन्स 14 पाई। टोटल सरफेस एरिया है दैट मीन्स सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 7 28। ओह यस, थैंक यू। 28 अभी 28। ओके, 28 पाई। लेकिन अरे सब ऑप्शन ए में ही आ रहा है। तो दैट मीन्स सिंपली आपको अगर ये फॉर्मूला पता है तो विद इन 1 सेकेंड आपका कैलकुलेशन हो जाएगा, है कि नहीं? नेक्स्ट करता। यस, 28 पाई ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट आपको क्या दिया? व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल विथ वर्टेक्स एट 0 0 4 0 एंड 4 3? नाउ ये क्वेश्चन को देख के आपको इनिशियली लगेगा कि ये तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ गया। ओके, बट वैसा नहीं है। आप अगर इसी को, ये जो कोऑर्डिनेट हमको देके रखा है, इसको अगर आप प्लॉट कर लिया, ओके, तो आसानी से आपका कैलकुलेशन हो जाएगा। 0 0 लेट से हम पकड़ लेता है ये मेरा ओरिजिन है 0, इसका ये 0 0, दूसरा क्या बोल रहा है? 4 0, इसका मतलब क्या है? ये होगा x। फर्स्ट वाला हमको x x बताता है एंड देन y बताता है ना। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट 0 0, x एंड y दोनों वैल्यू 0 है, यहाँ पे x 4 है, y 0 है। एंड थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है? 4 3। इसका मतलब क्या है कि आपका x जो है वो 4 है,
एंड y कितना है आपका 3 है। ये हो गया आपका ट्रायंगल। अब ये आसानी से बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि आपका ये ट्रायंगल का ये पैरामीटर दिया हुआ है। ये डायमेंशन है आपका 4 मीटर। 4 कोऑर्डिनेट डायरेक्ट दिया, दैट मीन्स 4 मीटर है। या वो सॉरी, यहाँ पे सेंटीमीटर के टर्म में आंसर है, इसका मतलब है कि ये सेंटीमीटर है। एंड ये है आपका 3 यूनिट। तो इसका अगर हम एरिया निकालेगा तो क्या होगा, सिंपली एरिया इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही था। जस्ट वैल्यूज को डालिए, हाफ इंटू 4 इंटू हाइट 3। 2 से ये गया 2 टाइम, 2 इंटू 3 कितना हो गया 6, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा करेक्ट आंसर है। ठीक है ना। कोऑर्डिनेट जब भी दिया हो तो हमेशा ध्यान देना, फर्स्ट वाला आपका एक्स होता है, सेकंड वाला आपका वाई होता है। सी ओके। बेस हो जाएगा 4, हाइट हो गया आपका 3, जस्ट हाफ बेस इनटू हाइट। यहाँ भी अगेन ऑप्शन गलत दिया है, ऑप्शन ए होगा करेक्ट। नो, यहाँ पे क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन एनर्जी इन फिजिक्स। एनर्जी क्या है यहाँ पे, जस्ट आपसे पूछ रहा है क्या होगा। ऑप्शन बी, कैपेसिटी टू डू वर्क। यस, कैपेसिटी टू डू वर्क, वेरी गुड। ऑप्शन बी, कैपेसिटी टू डू वर्क। तो इस टाइप का डायरेक्ट मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम में, जहां पे आप कोई कैलकुलेशन करने का जरूरी ना हो। हम्म क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, एसिलरेशन होता है कि नहीं। फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है, प्रेशर होता है। मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी होता है। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या है, लाइक आपका कैपेसिटी टू डू वर्क। ओके, ऑप्शन बी, कैपेसिटी टू डू वर्क। ओके, नेक्स्ट वन, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी of a 2 kg object moving at 3 मीटर पर सेकेंड। नाउ काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है मेरा, हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। मास हमको दिया हुआ एंड वेलोसिटी हमको दिया हुआ, कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ये गया 3 3 जा कितना हो गया 9 जूल। ओके, अगेन ऑप्शन ए करेक्ट। ठीक है, यस, 9 जूल। नेक्स्ट क्या बोल रहा, a 5 kg object is raised to a height of 4 मीटर। what is its gravitational potential energy, that means ग्रेविटी के अगेंस्ट में वो कितना पोटेंशियल एनर्जी पोजेस किया। okay? जी आपको यूज करने बोल रहा है यहाँ पे 9.8, राइट। तो जो आपको यूज करने बोलेगा आपको उसको यूज करना है। हो सकता है समटाइम आपको 10 यूज करने बोले। ओके, तो कौन सा एनर्जी होगा यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी, है कि नहीं। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, mgh। mgh सिंपली। और अगर वेट दिया हुआ था हम डायरेक्टली वेट को यूज करता, लेकिन यहाँ पे हमको क्या दिया, मास दिया है, तो हम मास को यूज करता। और अगर वेट दिया होता तो क्या होता, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू डब्ल्यू एच, सिंपली। क्योंकि वेट क्या होता है आपका, mg होता है कि नहीं। अगर हमको वेट दिया हुआ होता तो हम उसको यूज करता, तो क्योंकि यहाँ पे हमको मास दिया था हम mgh को यूज करेगा। तो m है आपका 5 इंटू 9.8 इंटू हाइट, हाइट बोले तो 4। ओके, कितना हो जाएगा, 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा 20, 20 इंटू 9.8 कितना हो जाएगा,
196 196 जूल। अगेन ऑप्शंस अगर एग्जाम में आता है बोलने से जूल का जगह हो सकता है आपको पूछ रहा ऑप्शन में दे दे किलो जूल, इस टाइप से भी पूछ सकता है, तो ध्यान देना उस चीज को, क्योंकि ये आपको जूल के टर्म में बेसिकली एसआई यूनिट है इसका। नेक्स्ट जस्ट यहाँ पे से 196 जूल। ओके, क्या बोल रहा है, वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, क्या होता है, एनीवन, डायरेक्ट मेमोरी भेज दे। वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू सिंपली चेंज इन वेलोसिटी, क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम लाइक आपका फोर्स है कि नहीं, चेंज इन एनर्जी क्या होता है, वर्क डन सिंपली, है कि नहीं। सी द वर्क एनर्जी थ्योरम स्टेट्स दैट वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब कोई भी एनर्जी, यहाँ पे जस्ट काइनेटिक एनर्जी के टर्म में दिया। नेक्स्ट वन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट ऑफ एनर्जी। ओके, सिंपली अभी अभी हमने किया, एनर्जी का यूनिट क्या है, जूल। इस टाइप का क्वेश्चन आता है, एसएससी का पेपर भी अगर आप देखेगा पहले का तो उसमें आ चुका है इस टाइप का क्वेश्चन। ओके, वाट लाइक आपका पावर का है, न्यूटन आपका फोर्स का है कि नहीं, जूल आपका एनर्जी का है, पास्कल क्या का है, प्रेशर का है कि नहीं। सी सी जूल, जूल इज द ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी, व्हाट इज पावर, न्यूटन फोर्स का है, पास्कल प्रेशर का है। ओके, देन क्या बोल रहा है, थर्मल एनर्जी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू, थर्मल दैट मीन समथिंग रिलेटेड टू टेम्परेचर ना, थर्मल एनर्जी दैट मीन्स टेम्परेचर से रिलेटेड है ये, ठीक है। See, thermal energy increases with temperature due to increase in molecular motion, of course. नेक्स्ट क्या है आपका, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट्स, क्या बोलता है, क्या बोल रहा है, फर्स्ट वाला बोल रहा है आपका एनर्जी कैन बी क्रिएटेड, ये तो नहीं था ना। दूसरा क्या बोल रहा है, एनर्जी कैन बी डिस्ट्रॉयड, ये भी नहीं हो सकता। दूसरा क्या बोल रहा है, एनर्जी रिमेन कंस्टेंट इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, एंड फोर्थ वाला क्या बोल रहा है, एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू मास, ये भी नहीं होगा। दैट मीन्स करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, एनर्जी रिमेन कंस्टेंट, लाइक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ना, इट कैन ओनली ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन मीडियम और वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ऑलरेडी हमने देखा था ये चीज को ना, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। सी क्या बोल रहा है, एनर्जी कैनॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफॉर्म्ड, एनर्जी टोटल एनर्जी इन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, मतलब ऐसे पड़ा हुआ तो वो कांस्टेंट ही रहेगा उसका एनर्जी। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, पावर इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करेगा पावर को, ना, लाइक सिंपली वर्क डन पर यूनिट टाइम, यही था ना पावर, ना, दैट मीन्स वर्क डन रिलेटेड क्या था आपका एनर्जी से, तो एनर्जी पर यूनिट टाइम हमको पावर बताएगा। फोर्स पर यूनिट एरिया अगर देखेगा, ये क्या है, ये नहीं हो सकता, फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है, प्रेशर होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी होता है, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है, तो ये भी नहीं होगा। दैट मीन्स पावर जो क्या हो जाएगा आपका, सिंपली एनर्जी पर यूनिट टाइम, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। यस, एनर्जी पर यूनिट टाइम दैट मीन्स एसआई यूनिट इज वाट, ऑफ कोर्स पावर का, जहां पे 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड, ये स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्या बोलता, सी व्हाट इज द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ए स्प्रिंग, जिसका कंस्टेंट दिया हुआ है हमको, कितना है, कंस्टेंट के है, ओके, एंड कंप्रेस्ड बाय 0.2 मीटर। ओके, तो अगर आप देखेगा
तो एनर्जी स्प्रिंग का जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो आपका स्प्रिंग का होता है, वो सिंपली अगर आप देखेगा फॉर्मूला तो ये सिंपली है आपका के इंटू एक्स स्क्वायर। ओके, जहां पे के क्या है आपका कंस्टेंट, स्प्रिंग कंस्टेंट है, वेयर के जो है आपका स्प्रिंग कंस्टेंट, स्प्रिंग कंस्टेंट है, एंड एस जो है आपका कंप्रेशन, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट, एक्स जो है आपका डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो दैट मीन्स एनर्जी कितना हो जाएगा इसका, के दैट मीन्स कितना, सॉरी, हाफ, दैट मीन्स जो आपका काइनेटिक एनर्जी होता है उसका जैसा है ये, हाफ के एक्स स्क्वायर, कितना हो जाएगा, हाफ टाइम के कितना है आपका 100, एंड एक्स कितना है आपका 0.2 का स्क्वायर, कितना आता है, दैट मीन्स 50 इंटू 0.04। अगर हम यहाँ से इसको डिवाइड करेगा तो ये 50 हो गया ना, 0.04, तो दैट मीन्स 5 इंटू 4 कितना होता है, बढ़िया, तो 50 इंटू 0.04, 2 जूल। ओके, दैट मीन्स अगेन ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, अगेन यहाँ पे ऑप्शन गलत लिखा है, वैल्यू सही दिया है, ऑप्शन गलत है, ऑप्शन ए करेक्ट है। ये बुक में गलत था या मेरा टाइप मारने वाला गलत किया है, एक बार चेक करना पड़ेगा। ओके, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, एनर्जी इन वेव इज प्रोपोर्शनल टू। ओके, वेव, वेव बेसिकली आप अगर देखेगा कुछ भी हो सकता है, लाइक आपका इस टाइप का वेव, इस टाइप का जाता है कि नहीं, ये अगर आप देखेगा तो ये हो गया आपका वेवलेंथ, ये है इसका एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड है ना। तो अगर आप वेव एनर्जी देखेगा, का फॉर्मूला होता है आपका म्यू टाइम ए स्क्वायर ओमेगा टाइम ओमेगा स्क्वायर टाइम लेमडा। ओके, एक्चुअली ये उतना जरूरी नहीं था, इसलिए हम लोग इसको पहले नहीं देखा था। ओके, जहां पे अ, जो आपका म्यू है, म्यू है आपका डेंसिटी। ओके, ए है आपका एम्पलीट्यूड, एंड डब्ल्यू नहीं है, ये ओमेगा है, ये है आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंड लेमडा क्या है, लेमडा है आपका वेवलेंथ। ओके, वेवलेंथ, राइट। तो अभी क्या बोल रहा है, एनर्जी इन अ वेव इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड स्क्वायर, वेवलेंथ एंड स्पीड। इस क्वेश्चन में अगर आप देखेगा तो बेसिकली
एक्चुअली ये मे बी जहां से ये क्वेश्चन लिया गया है, शायद यहाँ पे होना चाहिए नॉट प्रोपोर्शनल टू। ओके, अगर नॉट प्रोपोर्शनल टू होगा तो लाइक यहाँ पे स्पीड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सब पे डिपेंडेंट है। एम्पलीट्यूड का स्क्वायर पे डिपेंडेंट है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट है कि नहीं, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट है। फ्रीक्वेंसी नहीं होगा इसमें, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगा, और फ्रीक्वेंसी लेमन्स टर्म में आप बोल सकते हैं वेवलेंथ पे भी डिपेंडेंट है। ओके, तो मे बी ये क्वेश्चन था होगा कि लाइक नॉट प्रोपोर्शनल टू। ओके, बट इस क्वेश्चन के हिसाब से ये तीनों ही इसका करेक्ट आंसर है, ये इसका इनकरेक्ट आंसर है। तो मे बी हो सकता है टाइप मारने टाइम में कुछ मिस्टेक हुआ हो, लेकिन ये तीनों पे ये डिपेंड करता है। अगर प्रोपोर्शनल बोला है तो ये तीनों में से कोई भी आंसर आप चूज कीजिए, लाइक आपका करेक्ट है। ओके, ये कंडीशन के हिसाब से ये भी आपका इनकरेक्ट होगा। स्क्वायर ऑफ फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर पे डिपेंडेंट होता है ये। ओके, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड पे डिपेंडेंट है, वेवलेंथ पे डिपेंडेंट है। यहाँ पे दो ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है। सी क्या बोल रहा है, ऑप्शन बी को ये सही मान रहा है। वेव एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, ऑफ कोर्स वेवलेंथ पे भी डिपेंडेंट होगा, तो दैट मींस बी एंड सी दोनों ही इसका करेक्ट आंसर है इस कंडीशन के हिसाब से जो दिया है आपको। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, मैकेनिकल एनर्जी इज सम ऑफ, ऑलरेडी हमने देखा था। मैकेनिकल एनर्जी क्या था, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, थर्मल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, प्रेशर एनर्जी एंड वॉल्यूम, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा। दैट मीन्स ऑलरेडी हमने देखा था काइनेटिक मैकेनिकल एनर्जी क्या था आपका, लेट्स से काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का समेशन था। और लेट्स से सिंपली मैकेनिकल एनर्जी में हमने काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी को देखा था ना। आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का समेशन। सी क्या बोल रहा है, ऑफ कोर्स ऑप्शन ए इज करेक्ट। मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी यूज्ड इन अ सिस्टम लाइक पेंडुलम, स्ट्रिंग, कुछ भी चीज एक्स वाई जेड कोई भी चीज में जो हम यूज करता है वो यही है। नेक्स्ट वन क्या बोल रहा है, एनर्जी डेंसिटी इज डिफाइंड एज, सी मास डेंसिटी क्या है आपका, मास बाय वॉल्यूम। तो एनर्जी डेंसिटी क्या हो जाएगा, सिंपली एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, ध्यान देना, डेंसिटी दैट मीन्स समथिंग पर यूनिट वॉल्यूम के टर्म में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी को अगर हम देखेगा तो। राइट, कुछ डाउट है अभी तक, सी क्या बोल रहा है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दैट मीन्स एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। बेसिकली ये जो टर्मिनोलॉजी है ये आपका बैटरीज में यूज होता है, शेल के टर्म में। ओके, क्योंकि शेल का जो वॉल्यूम है वो डिफाइंड कन्फाइंड होता है। नेक्स्ट वन क्या बोल रहा है, इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू, हमने क्या देखा था, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर में क्या करता था, सबसे पहले हम एक डैम बनाएगा ना, डैम बनाता था, डैम बनाता था, तो डैम में क्या करता था, हम पानी को स्टोर करता था इसका पीछे में ना, पानी को स्टोर करता, पानी को स्टोर किया तो अभी क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो गया पानी का। फिर वो पानी को हम क्या करता था, पास करवाता था, टरबाइन में लेके जाता है कि नहीं, टरबाइन पे जब लेके जाता है तो क्या होता है, वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। फिर वो टरबाइन जो होता है लाइक आपका जनरेटर को रोटेट करता है, दैट मीन्स वो जनरेटर से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, तो दैट मीन्स वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा था। जस्ट इसी से रिलेटेड आपसे पूछ रहा है, इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू, क्या बोल रहा है, थर्मल एनर्जी नहीं होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये हो सकता है, केमिकल एनर्जी नहीं होगा, न्यूक्लियर एनर्जी नहीं होगा। दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, एंड प्रोसेस को अगर आप देखेगा तो लाइक ऑफ कोर्स हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कैसे जनरेट करता है, सबसे पहले हम नदी का पानी को स्टोर किया, दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुआ। फिर वो पानी को हम चैनल का थ्रू पास करवाया, दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुआ। उस काइनेटिक एनर्जी को यूटिलाइज करके हमने मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया उसको, दैट मीन्स जब टरबाइन को रोटेट किया ना, टरबाइन को जब रोटेट किया उसके बाद क्या होगा, लाइक आपका जनरेटर घूमेगा जो टरबाइन से कनेक्टेड होगा, तो दैट मीन्स टरबाइन जो है आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब जनरेटर जनरेटर जो है वो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करेगा, है कि नहीं। तो ये डायरेक्टली बीच का पोर्शन को एलिमिनेट करके डायरेक्टली फाइनली पूछ रहा है। एंड यहाँ पे लाइक
हर जगह में ऑलमोस्ट हर डिस्ट्रिक्ट में 2-3 पावर प्लांट है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। राइट, क्या बोल रहा है यहाँ पे? Water stored at height has potential energy which is converted to kinetic energy and then electrical energy via turbines, of course. And again turbine में क्या हो रहा है, वो kinetic energy को वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स इक्वेशन E इक्वल टू mc स्क्वायर, आइंस्टाइन का ये फेमस इक्वेशन है E इक्वल टू mc स्क्वायर, जहां पे m क्या है आपका मास है एंड c क्या है स्पीड ऑफ लाइट है कि नहीं? एनर्जी इज रिलेटेड टू, क्या बोल रहा है? फोर्स नहीं हो सकता, मास के साथ में ऑफ कोर्स कोरिलेट कर रहा है। वेलोसिटी सिंपली नहीं, लाइक हम लाइट का स्पीड का साथ में कोरिलेट कर रहा है। ओके, प्रेशर नहीं है। बट अगर आप देखेगा तो पार्शियली आप अगर देखेगा तो ये दोनों बी एंड सी दोनों ही करेक्ट है कि नहीं? वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट को देख रहा है ना, लेकिन स्पीड एक डायरेक्शन में यूनिडायरेक्शनली मूव कर रहा है। पार्शियली अगर आप देखेगा तो बी एंड सी करेक्ट है, लेकिन टेक्निकली आप देखेगा तो सिर्फ बी करेक्ट है। ओके, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इसका अगर कुछ है तो वो है आपका बी, मोस्ट अप्रोप्रिएट। समटाइम इस टाइप का कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस भी आपसे दे सकता है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? कोर्स मास एंड एनर्जी आर इंटरचेंजेबल। ओके, इवन स्मॉल मास yields लार्ज एनर्जी ड्यू टू स्पीड ऑफ लाइट स्क्वायर, ऑफ कोर्स ना, छोटा सा पार्टिकल भी आपको ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी दे सकता है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट यहाँ पे क्या है आपका? मास है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? इन स्ट्रक्चरल मैकेनिक स्ट्रेन एनर्जी इज स्टोर्ड ड्यू टू, क्या बोल रहा है? फर्स्ट वाला एक्सटर्नल हीट, स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स दैट मींस स्ट्रक्चर में लाइक हम हीट तो नहीं अप्लाई करता है, तो ये नहीं हो सकता है मेरा। क्या बोल रहा है? इंटरनल डैम्पिंग, डैम्पिंग जो एब्जॉर्ब करता है एनर्जी को। ओके, इसलिए हम अर्थक्वेक इंजीनियरिंग जब पढ़ता है तो वहां पे हम ये मानता है कि सोइल जो है आपका नेचुरल डैम्पर्ड है। ओके, ये डैम्पिंग प्रोसेस एग्जैक्टली वही काम कर रहा होता है जो आपका गाड़ी में शॉक एब्जॉर्बर्स जो काम करता है, जिसको हम इन शॉर्ट शॉकर जेवर बोलता है ना। ओके, तो वो एनर्जी कंज्यूम करता है, ये नहीं होगा। इलास्टिक डिफॉर्मेशन ये करेक्ट है। ओके, प्लास्टिक फ्लो ये भी नहीं होगा। तो स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स में आपका स्ट्रेन एनर्जी, स्ट्रेन दैट मींस डिफॉर्मेशन से रिलेटेड है कि नहीं? एंड अगेन वो तभी तक लाइक आपका एनर्जी स्टोर करेगा जब तक वो विद इन इलास्टिक लिमिट होगा, है कि नहीं? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? लाइक आपका इलास्टिक डिफॉर्मेशन। कुछ डाउट है किसी को अभी तक? ठीक है, हाँ। क्या बोल रहा है इसका आंसर? ऑफकोर्स सी। क्या बोल रहा है? स्ट्रेन एनर्जी इज स्टोर्ड व्हेन स्ट्रक्चर डिफॉर्म इलास्टिकली, यस ना, इलास्टिकली डिफॉर्म होगा। इट इज यूज्ड इन एनर्जी मेथड लाइक कास्टिग्लियानोस थ्योरम एंड ऑल। मतलब स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स जब हम लोग देखेगा, अच्छा अनफॉर्चुनेटली स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स आपका नहीं है, आपका सिलेबस में सिर्फ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है। ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? ए पार्टिकल हैज, क्या हो सकता है? ओनली मास एंड नो साइज। दूसरा बोल रहा है नो मास बट ओनली साइज, नाइदर मास नोर साइज। फोर्थ क्या बोल रहा है? नन ऑफ द अबव आर करेक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टिकल। क्या लगता है कौन सा करेक्ट है? एक पार्टिकल में लाइक आपका मास होगा, ओके, साइज जो क्या है लाइक उसका छोटा होगा, ठीक है ना? तो छोटा को लाइक हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ओके, दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ओके, हैज नो मास एंड सॉरी ओनली मास एंड नो साइज ना। पार्टिकल अगर हम देखेगा छोटा सा पार्टिकल दैट मीन्स उसमें छोटा सा साइज उसका वेट होगा। जैसे सपोज कर लो बियरिंग, छोटा सा बियरिंग जो हम लोग देखता है, ठीक है ना? नेक्स्ट क्या बोल रहा है? द लॉ दैट एक लॉ है जो हमको क्या बोलता है? द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ रिजिड बॉडी इज अनअल्टर्ड if a force acting on the body is replaced by another force of same magnitude and direction but acting anywhere on the body along the line of action of the replaced force is known as,
मतलब ये जो लॉ है इसको हम क्या बोलते हैं? क्या न्यूटन फोर्थ लॉ? नहीं, न्यूटन थर्ड लॉ तक ही हमने पढ़ा था, है कि नहीं? न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या है? लॉ ऑफ इनर्शिया, राइट? न्यूटन सेकेंड लॉ क्या था? लाइक आपका मोमेंटम से रिलेटेड था, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, है कि नहीं, जहां से हमको फोर्स मिलता है। एंड न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोलता है? वो एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। फोर्थ लॉ के बारे में हमने नहीं देखा, है कि नहीं? तो दैट मीन्स ऑप्शन ए आपका इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी में क्या है? लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, दैट मीन्स ट्रांसमिट हो रहा है एक से दूसरा में, ओके, ये करेक्ट है। लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, राइट, ये करेक्ट है। यही बोल रहा है आपका the law that states that the state of rest or motion of a rigid body is unaltered if a force acting on the body is replaced by another force। एक फोर्स एक्ट कर रहा था, उस पर आपने दूसरा फोर्स लगा दिया तो उसका मोशन में कोई चेंजेस नहीं आएगा, है कि नहीं? एनीवेयर ऑन द बॉडी एक्टिंग अलोंग द लाइन, द एक्शन ऑफ रिप्लेस सॉरी anywhere on the body along the line of action of the replaced force ना, उसी डायरेक्शन में लाइक वो अप्लाई हो रहा है। तो लाइक ये करेक्ट क्या हो जाएगा? लाइक आपका लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, ओके। लेमिस थ्योरम जो है लाइक फोर्स का रिजोल्यूशंस का है। एंड डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल क्या बोलता है? जब भी हम कोई बॉडी को मोशन में लेके आता है तो वो मोशन का वजह से वो अगेन अपना अप्लाइड फोर्स को अपोज करता है। स्पेशली अगर आप स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स पढ़ाओगे, स्ट्रक्चरल डायनेमिक्स, तो वहां पे आपको डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल मिला होगा, ओके। इस कंडीशन में आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, ओके, दैट इज लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, फाइन। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फंडामेंटल लॉ ऑफ फोर्स? इसमें से फंडामेंटल लॉ ऑफ फोर्स क्या है? ट्रायंगल लॉ, पॉलीगोनल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, लेमिस थ्योरम। ओके, फंडामेंटल अगर आप देखिएगा तो लाइक ये आपका पैरेललोग्राम लॉ है। ऑलरेडी हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी किया। पैरेललोग्राम लॉ, दो फोर्सेस जब आपका एक्ट कर रहा होता है कि नहीं, प्रोवाइडेड कि दोनों एक ही जगह में आके एक्ट कर रहा हो, इस टाइप का कुछ था। ये आपका रिजल्टेंट था, ये लेट से आपका F1 था, ये आपका F2 था, दोनों का बीच में एंगल कितना था? थीटा था। यही बोलता है आपका पैरेललोग्राम लॉ। तो ये लाइक आपका फंडामेंटल लॉ है। क्या बोल रहा है? यस, पैरेललोग्राम लॉ। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर? ऑलरेडी हमने देखा स्केलर एंड वेक्टर, डिस्टेंस स्केलर है तो ये नहीं, डिस्टेंस, अच्छा क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? नॉट वेक्टर, दैट मीन्स डिस्टेंस आपका स्केलर है, वेलोसिटी क्या है? वेक्टर है, एक्सीलरेशन क्या है? वेक्टर है, मोमेंटम आपका वेक्टर है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, डिस्टेंस, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। नॉट अ वेक्टर दैट मीन्स स्केलर, ठीक है। यस, डिस्टेंस आपका स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? 1 न्यूटन इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन एक्सीलरेशन ऑफ, ये जस्ट आपका 1 न्यूटन फोर्स का डिफिनीशन पूछ रहा है, ओके। एंड मैथमेटिकली अगर आप देखेगा तो हमने इसको देखा भी था, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमने देखा था। दैट मीन्स 1 न्यूटन इज द फोर्स व्हेन एक्ट्स ऑन अ बॉडी ऑफ मास 1 kg प्रोड्यूसेस एन एक्सीलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इक्वेशन का मतलब ही वो है कि नहीं? तो क्या बोल रहा है? 1 न्यूटन इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन एक्सीलरेशन ऑफ कितना? ओके, ये स्क्वायर है, हाँ, स्क्वायर है सब। कौन सा करेक्ट होगा? That means 1 Newton is the force required to produce an acceleration of 1 meter per second square. Okay, option B correct होगा when acting on a body of mass 1 kg. ठीक है, yes, 1 meter per second square in a body of mass 1 kg. Next क्या बोल रहा है? A 50 Newton if A equal to 50 Newton, B equal to 120 Newton and A is at 90 degree to B. Okay, the resultant of AB, AB का resultant क्या होगा?
सिंपली ये जस्ट आपका पैरेललोग्राम लॉ का इम्प्लीमेंटेशन को पूछ रहा है। जैसे ये है आपका एक फोर्स, ये है आपका दूसरा फोर्स, दोनों का बीच में एंगल है आपका 90 डिग्री। ये हो गया लेट से एफ ए, ये हो गया आपका एफ बी, ये है आपका लेट से रिजल्टेंट ना। तो रिजल्टेंट को पूछ रहा है, रिजल्टेंट ऑफ ए बी कितना होगा। जैसे रिजल्टेंट क्या था, रिजल्टेंट ही पूछ रहा है ना। यस, हमको क्या पता, आर इक्वल टू एफ ए प्लस एफ बी का स्क्वायर प्लस ट्वाइस इंटू एफ ए एफ बी कोस 90। बट हमको क्या पता, कोस 90 का वैल्यू जीरो होता है, दैट मीन्स ये डायरेक्टली क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। हमको बचा क्या, एफ ए स्क्वायर प्लस एफ बी स्क्वायर रूट ओवर। तो एफ ए कितना है आपका 50 का स्क्वायर प्लस 120 का स्क्वायर, कैलकुलेट कीजिए कितना आता है। 50 स्क्वायर प्लस 120 स्क्वायर, 130 न्यूटन। ये आपका आंसर, दैट मीन्स ऑप्शन सी करेक्ट है। सॉरी, ऑप्शन बी करेक्ट है, 130। ठीक है क्या। नेक्स्ट, यस 130 आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्या बोल रहा, इफ ए 100 Newton body rests on a plane inclined at 30 degree to horizontal, the component normal to the plane is, that means इसका अल्टीमेटली एक प्लेन है, से एक प्लेन है जो इंक्लाइंड है 30 डिग्री में हॉरिजॉन्टल से। ए बॉडी, 100 Newton बॉडी रेस्ट ऑन प्लेन, ये बॉडी है। अब ये कैसा बॉडी है इसका इंफॉर्मेशन हमको नहीं दिया ना। क्या बोल रहा है, हॉरिजॉन्टल, द नॉर्मल टू द प्लेन, if a body 100 Newton rests on plane inclined at 30 degree to horizontal, the component normal to the plane is कितना होगा। सिंपली कोस थीटा को यूज कीजिए, इस टाइप का कुछ होगा ना। 100 कोस, हॉरिजॉन्टल को पूछ रहा, हॉरिजॉन्टल सिंपली अगर आप यूज करेगा तो कितना हो जाएगा इसका, एफ कोस थीटा, दैट मीन्स 100 इंटू कोस 30, कितना आता है, 86.6, सॉरी 86.6, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 86 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 50√3 या फिर 86.6025 न्यूटन, ये आपका करेक्ट आंसर है। सी, यस 86.6। नेक्स्ट क्या है, द एंगल बिटवीन द
two forces to make their resultant a minimum and maximum are respectively. इस टाइप का क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऐसा कौन सा एंगल में दो फोर्स एक्ट करेगा कि उसका रिजल्टेंट मिनिमम होगा, दूसरा केस में मैक्सिमम होगा। ओके, तो मिनिमम के लिए क्या होगा, अगर सपोज कीजिए ये आपका पॉइंट है, लेट्स से ये आपका F1 है, ये आपका F2 है। अगर ये दोनों 180 डिग्री में एक्ट करेगा तो सिंपली रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, F2 माइनस F1, ये मिनिमम मिलेगा आपको। एंड अगर ये 0 डिग्री में एक्ट किया दोनों, लेट्स से F1 एंड F2, तो इस केस में रिजल्टेंट क्या हो जाएगा इसका, F1 प्लस F2। मैक्सिमम आपको इसी केस में मिलेगा। तो दैट मीन्स मिनिमम मिलने के लिए क्या चाहिए आपको, 180 डिग्री, एंड मैक्सिमम मिलने के लिए क्या चाहिए आपको, 0 डिग्री। अगेन सी, यहाँ पे आपको दोनों ऑप्शन दिया हुआ, एक है आपका 0 एंड 180 डिग्री, एंड दूसरा है आपका 180 डिग्री एंड 0। तो पहले मिनिमम वाला, तो मिनिमम के लिए 180 डिग्री में एक्ट होना पड़ेगा, एंड मैक्सिमम के लिए 0 में एक्ट होना पड़ेगा। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, है कि नहीं। दैट मीन्स 180 डिग्री एंड 0 डिग्री। अगर दो फोर्सेस 180 डिग्री में एक्ट करेगा तो मेरा रिजल्टेंट मिनिमम मिलेगा, एंड जब दो फोर्सेस 0 डिग्री में एक्ट करेगा तो मेरा रिजल्टेंट मैक्सिमम मिलेगा। नेक्स्ट, यस, 180 डिग्री एंड 0। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इफ टू फोर्सेस P and P/2 are acting on a body at right angle to each other, okay, the motion of the body will be directed at angle to direction of the force P, okay, that means दो फोर्सेस एक्ट कर, अल्टीमेटली क्या बोल रहा है, मोशन ऑफ द बॉडी के बारे में पूछ रहा है। मोशन दैट मीन्स जिधर इसका रिजल्टेंट जाएगा मोशन उधर उस डायरेक्शन में ही हो सकता है ना। दैट मीन्स दो फोर्सेस है, दोनों कितना में एक्ट कर रहा है, 90 डिग्री में एक्ट कर रहा है। लेट्स से ये हो गया आपका P, ये हो गया आपका P/2। ओके, दोनों का बीच में एंगल कितना एक्ट कर रहा है, 90 डिग्री। फाइन, यस, राइट एंगल act on P and P/2 are acting on a body at right angle to each other. No? The motion of the body will be directed at the angle of, let me simply, अब देखिए इसका रिजल्टेंट ये जाएगा, रिजल्टेंट किधर होगा, रिजल्टेंट का जस्ट डायरेक्शन हमसे पूछ रहा है। लेट्स से ये हो गया आपका कोस, सॉरी थीटा, ये हो गया मेरा थीटा और वो हो गया मेरा अल्फा। तो इस केस में क्या था आपका, टेन अल्फा इज इक्वल टू P/2 साइन थीटा डिवाइडेड बाय P प्लस P/2 कोस P/2 कोस थीटा, यही था ना। तो अभी देखिए थीटा का वैल्यू हमको ऑलरेडी दिया है, कितना है, 90 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, P/2 साइन 90 डिवाइडेड बाय P प्लस P/2 कोस 90। एंड कोस 90 का वैल्यू कितना होता है, कोस 90 इज इक्वल टू 0, एंड साइन 90 कितना होता है, साइन 90 आपका 1 होता है। तो दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका P/2 डिवाइडेड बाय P, दैट मीन्स P बाय ट्वाइस P,
दैट मीन्स 1/2। तो अल्फा कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ 1/2। टेन इनवर्स ऑफ 1/2 कितना होता है, टेन इनवर्स ऑफ 0.5, 26.565, 26.565 डिग्री। कोई है, एक है आपका 0, दूसरा है आपका 30 डिग्री, तीसरा है आपका 45 डिग्री। दैट मीन्स 26 तो कोई है ही नहीं। दैट मीन्स मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ द अबव, डी। ठीक है, नेक्स्ट करता, यस, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्या है आपका, okay, if a body is in equilibrium under action of three forces F1, F2, F3, and A, B, and G are the angle. Okay, A, B, and G are the angle between F2, F2, F3, F3, F1, and F1, F2. Then, according to Lami's theorem, लेमिस थ्योरम तब इंप्लीमेंट होता है जब आपका मोर देन टू फोर्सेस एक्ट कर रहा है। सपोज कर लो ये हो गया F1, F2, F3, ये है। ओके, यहाँ पे हमको ए बी जी दिया है, लेकिन ऑप्शन में ए बी जी नहीं, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है लग रहा है। ये अल्फा ले लीजिए, ये बीटा ले लीजिए, एंड ये हो जाएगा आपका गामा। ओके, अल्फा बीटा गामा। तो अभी देखिए, अल्फा बीटा एंड गामा आर एंगल बिटवीन F2 एंड F3। F2 एंड F3 का बीच में क्या है, अल्फा है। F3 एंड F1 का इन बिटवीन क्या है, बीटा है। एंड F1 एंड F2 का इन बिटवीन क्या है, गामा है। ओके, तो लेमिस थ्योरम के हिसाब से क्या है, कोसाइन साइन रूल को हमको इंप्लीमेंट करना है। दैट मीन्स F1 बाई साइन अल्फा विच इज इक्वल टू F2 बाई, ये बीटा है, साइन बीटा इक्वल टू F3 बाई साइन गामा। दैट मीन्स जो साइड को आप कंसीडर कर रहे हैं उसका ऑपोजिट वाला एंगल को हमको कंसीडर करना होता है। दैट मीन्स हमने F1 इसको लिया, तो इसका ऑपोजिट एंगल कौन है, अल्फा। F2 को जब हमने लिया तो उसका ऑपोजिट एंगल कौन सा है, बीटा। एंड F3 को जब हमने लिया तो ये क्या है आपका, इसका ऑपोजिट का एंगल कौन सा है, गामा, है कि नहीं। तो F1 बाई साइन अल्फा, F2 बाई साइन बीटा, F3 बाई साइन गामा। तो ये जो होगा वही करेक्ट होगा, F1 बाई साइन अल्फा, F2 बाई साइन बीटा, F3 बाई साइन गामा। ये करेक्ट आंसर है। F1 बाई साइन बीटा, F2 बाई साइन गामा नहीं, ये गलत है। F1 बाई कोस अल्फा, गलत है। कोसाइन नहीं, साइन रूल होता, साइन रूल को बताता है क्लैमिस थ्योरम। ओके, F1 बाई कोस बीटा, ये भी गलत है। ओके, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, लेमिस थ्योरम के हिसाब से। किसी को कुछ डाउट अभी तक, ठीक है। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, यहाँ से एक दो क्वेश्चन जैसे आप एक्सपेक्ट कर सकता है एग्जाम में। तो आज इधर ही रखता, कुछ डाउट होने से अपना माइक अनम्यूट करके पूछ सकता। आज हम लोग इधर ही रखेंगे।